वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए लेसन के साथ इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। इसका नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। यहाँ पर इस टॉपिक में विस्तार से जाने से पहले हम कुछ तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। जैसे पहला वर्ल्ड वार या विश्व युद्ध जो रहता है वो कब से कब तक चलता है, तो जिसका आंसर होता है 1914 से 1918 के मध्य। दूसरा प्रश्न आता है कि वर्साय की संधि कब होती है, तो उसका आंसर आता है 1919। तीसरा आता है कि हिटलर की ऑटोबायोग्राफी या उसकी जीवनी किस नाम से जानी जाती है, तो उसकी जर्मन लैंग्वेज में मीन कैंप, और हम उसका जब अनुवाद करते हैं तो मेरा संघर्ष के नाम से जानी जाती है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक्सिस नेशन या धुरी राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में कौन होते हैं, तो आता है आंसर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया। फिर एक शब्द आता है कि नात्सी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई या किस भाषा के शब्द से हुई है, तो नात्सी शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा नात्सियोनाल के प्रारंभिक शब्द से हुई है। इसीलिए हिटलर ने अपनी पार्टी का नाम नात्सी पार्टी रखा। और वाद, नात्सी वाद, वाद का मतलब होता है इजम, ISM। इजम का मतलब होता है विचारधारा, यानी नात्सी विचारधारा। अब हम आते हैं मुख्य टॉपिक में। आपके टेक्स्ट बुक में पहला जो है सब टॉपिक वो है वाइमर गणराज्य का जन्म। बच्चों, वाइमर गणराज्य जो है वो 1919 से 1933 के दरमियान अस्तित्व में रहता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होता है जर्मनी की पराजय से, तो वहाँ का शासक जो रहता है वो इस्तीफा दे देता है, और जो वहाँ की पार्टियाँ होती हैं उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है एक नई व्यवस्था बनाने का। उसी नई व्यवस्था के अंतर्गत वाइमर नामक प्लेस पर बैठ करके जर्मनी में क्या है, चुनावों के माध्यम से, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से एक नई व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का जन्म किया जाता है, और एक संसद का निर्वाचन होता है जिसे संसद में उस समय राइक्सटाग या जर्मन संसद के नाम से जाना जाता है। और ये वाइमर इसलिए है क्योंकि वाइमर प्लेस पर होता है, गणराज्य इसलिए है क्योंकि रिपब्लिक है, चुन करके आते हैं। लेकिन जर्मनवासी जो होते हैं इस वाइमर गणराज्य के संविधान या वाइमर गणराज्य की व्यवस्था से बहुत संतुष्ट नहीं दिखते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं और कई प्रकार की ये खराब विस्मृति से जुड़ा रहता है, खराब स्मृति से जुड़ा रहता है। जैसे आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इस वाइमर गणराज्य से क्या है, वर्साय की संधि जुड़ी है, ट्रीटी ऑफ वर्साय, जो कि 1919 में होती है। और यह जर्मन वासियों के लिए इतनी अपमानजनक संधि रहती है, जिसकी मुख्य धाराओं में अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रथम विश्व युद्ध हारना जर्मन वासियों के लिए क्या है, एक अपमान बन जाता है, एक कोढ़ बन जाता है। इस संधि के माध्यम से फ्रांस और मुख्यतः मित्र राष्ट्र जो होते हैं वो जर्मनी का 75% लौह भाग जो होता है उसे ले लेते हैं, या हम कहें छीन लेते हैं। नंबर 2 पर देखते हैं तो 26% एरिया जो कोल के लिए जाना जाता है जर्मनी का, उसे ले लिया जाता है। 13% उसका भूभाग छीन लिया जाता है, और ख़ास तौर से फ्रांस और मित्र राष्ट्रों में बांट लिया जाता है। वहीं पर क्या है, आपकी 10% आबादी जो रहती है जर्मनी को, उसको कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया जाता है। साथ ही जो 1918 के पहले जर्मनी की कॉलोनी रहती हैं, उपनिवेश रहता है, उसे पूरी तरीके से छीन लिया जाता है, उसे समाप्त कर दिया जाता है। इतने से भी क्या है, मित्र राष्ट्र जो होते हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं, और क्या करते हैं,
उसकी सेना को पूरी तरीके से क्या है एबॉलिश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो एक राइन नदी बहती है उसको क्या कर दिया जाता है, विसैन्यकृत कर दिया जाता है, यानी पूरी सेना से उसको निर्मुक्त कर दिया जाता है, वहाँ किसी प्रकार की सेना ना हो। और फ्रांस को ये सुरक्षा दी जाती है कि जर्मनी भविष्य में कभी आपके साथ बुरा नहीं कर सकता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि युद्ध के हारने का पूरा जिम्मा जो होता है वो जर्मनी पर लादा जाता है और जर्मनी पर ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। उस मुकदमा का नाम रहता है युद्ध अपराध बोध का मुकदमा। और जर्मनी पर क्या है 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस वाइमर गणराज्य के साथ जो ट्रीटी ऑफ वर्साय जुड़ी है उसमें एक प्रकार से पूरी तरीके से प्रतिशोध, अपमान, भयानक अपमान लेते हुए क्या है जर्मन प्रतिनिधियों पर वर्साय की संधि पर जबरदस्ती हस्ताक्षर फ्रांस की उपस्थिति में करा लिया जाता है। इसलिए क्या है जर्मनवासी वाइमर गणराज्य को अच्छा नज़रिए से, अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं। दूसरी इसकी समस्या रहती है मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन का आशय होता है करेंसी का जो मूल्य होता है वो वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, घट जाता है। एक बार पुनः, मुद्रा अवमूल्यन का आशय होता है रुपए का वस्तु के परिप्रेक्ष्य में क्या होना, अवमूल्यन होना, यानी दाम उसका कम हो जाना। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर 1 रुपए में क्या है 4 पेन मिल रहे हैं और फिर क्या है 1 रुपए में क्या है 2 पेन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 1 रुपए में 4 पेन मिलना यानी हमारे इस मुद्रा की वैल्यू क्या है 4 पेन के इक्वल है। और यहाँ पर क्या है वही घट करके मुद्रा की वैल्यू घट जा रही, किसके सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष, कि अब वही कीमत में हमें 2 वस्तु मिल रहे हैं। इसको कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। 1923 में क्या होता है वैश्विक महामंदी होती है और उसमें जर्मन जो मुद्रा रहती है मार्क, उसका मूल्य जो रहता है डॉलर के सापेक्ष बहुत तेजी से नीचे आता है। कहावत भी कही जाती है कि जर्मन जो होते हैं पावरोटी या ब्रेड या सब्जी लेने बैलगाड़ियों पर मुद्रा को ले जाते हैं और झोले में क्या है सब्जी और पावरोटी लेकर के आते हैं। हमारे कहने का आशय है कि जब इस प्रकार की बुराइयों से क्या है ये वाइमर गणराज्य जुड़ा रहता है तो नो डाउट्स क्या है जर्मन इसे एक बुरी नज़र से, एक आलोचनात्मक नज़र से देखते हैं। इसलिए वाइमर गणराज्य से जैसे ही छुटकारा मिलने की पूरी संभावना होती है, हिटलर क्या होता है 1933 में इससे अवमुक्त हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज बस इतना इस वीडियो में। नेक्स्ट आगे हम अन्य चीज़ें इस लेसन से संबंधित देखेंगे। थैंक यू।